हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे स्टोमक कैंसर के बारे में। स्टोमक कैंसर आपका क्या है, इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम क्या क्या है, इनका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, रिस्क फैक्टर के बारे में हम देखेंगे और मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, और लास्ट में फाइनली हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं कैंसर होने से। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। स्टोमक कैंसर ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर। स्टोमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर भी बोलते हैं या स्टोमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी शुरुआत कब होती है? विगन वेन स्टोमक के जो आपके स्टोमक सेल है, इनमें क्या होना, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होना ना, राइट। एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होना आपके स्टोमक के सेल्स में, इसकी शुरुआत होती है इससे। दिस सेल फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ टिश्यू ना। अब ये जो सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो सेल्स का ग्रोथ किसके साथ साथ हो रहा है? आपका ग्रोथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है कॉल्ड ट्यूमर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अनकंट्रोल सेल्स का ग्रोथ होना, टिश्यू का ग्रोथ होना, एबनॉर्मल टिश्यू और सेल्स का ग्रोथ होना, दिस इज क्या होना। और बाद में क्या करते हैं, आपका ट्यूमर एक गांठ का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर कैन बिगिन एनी पार्ट ऑफ द स्टोमक। अब जो कैंसर, इसकी शुरुआत किसी भी पार्ट के में हो सकती है, स्टोमक के आपके किसी भी पार्ट में हो सकता है। इट कैन बी स्प्रेड नियर बाय लिम्फ नोड, साथ ही साथ जो आपकी नियर बाय लिम्फ नोड है या बॉडी का अदर पार्ट है, अदर ऑर्गन है, वहां पर भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपकी बोन्स हो गई, लंग्स हो गया और वुमेन्स ओवरीज हो गई, तो इस रीजन पर भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, स्टोमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर भी हम इससे बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है जब आपके स्टोमक के जो सेल्स है, स्टोमक सेल में क्या होना, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल क्या होना, ग्रोथ होना, इसकी वजह से इसकी शुरुआत होती है। अब दिस सेल, ये जो सेल होते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है वो कहाँ से होता है? ग्रोथ ऑफ टिश्यू से। और टिश्यू की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। मतलब एक गांठ का फॉर्मेशन हो जाना है एक जगह पर, अनकंट्रोल, एक साथ बहुत सारे सेल्स का ग्रोथ हो जाना, राइट। सो दिस इज ट्यूमर, राइट। तो कैंसर बिगन इन एनी पार्ट। अब ये कैंसर आपका किसी भी बॉडी, स्टोमक के किसी भी पार्ट में हो सकता है और आपका स्प्रेड कर सकता है नियर बाय लिम्फ नोड पर, और अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड कर सकता है, सच आपका लीवर हो गया, बोन्स हो गया, लंग्स हो गया, वुमेन्स ओवेरीज पर भी ये अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट जो 85% केसेस होते हैं वो गैस्ट्रिक कैंसर का एडिनोकार्सिनोमा होता है, और दैट आर ऑक्यूर इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक म्यूकोसा। अब ये कहाँ पर होता है? जो 80% केसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडिनो कार्सिनोमा, जो ऑक्यूर कहाँ पर होता है? लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो लाइनिंग है, म्यूकोसा है, उस रीजन पर होता है। बाकी का जो 40% जो केसेस है, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ केसेस डेवलप इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। 40% जो केसेस डेवलप होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। एंड 40% डेवलप इन द मिडिल पार्ट ऑफ स्टोमक। जो रेस्ट 40% वो डेवलप होते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोमक, मिडिल पार्ट, डेवलप इन मिडिल पार्ट बॉडी, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। एंड 15% डेवलप इन द अपर पार्ट। 15% जो केसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? अपर पार्ट में, मीन्स जो भी हमारा कार्डिया होता है वहां पर होते हैं। ऑफ केसेस कैंसर डेवलप इन मोर देन वन पार्ट ऑफ ऑर्गन। कैंसर आपका एक पार्ट से ज्यादा पार्ट में भी आपका डेवलप हो सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा, 85% जो केसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं कैंसर के? आपके जो कि आपके एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, जो कि आपकी लाइनिंग होती है स्टोमक की, जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है एसिड से या सबटेंस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उस रीजन में, उस लाइनिंग में होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो 40% केसेस होते हैं वो कहाँ पर डेवलप होते हैं? इनका लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस। फिर जो 40% और बचे हुए वो कहाँ पर होते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोमक, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी, बॉडी में होते हैं। एंड 15%, कितना? 15% है अपर पार्ट। अपर पार्ट क्या होता है आपका? कार्डिया, राइट। तो कार्डिया में होते हैं। एंड अबाउट 10% केसेस कैंसर डेवलप मोर देन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गन। जो 10% केसेस देखने को मिलते हैं वो मोर देन वन पार्ट
ऑफ स्टमक आपका वन पार्ट ऑफ ऑर्गन अलग अलग पार्ट में भी आपका डेवलप हो सकता है, राइट। तो इतना आपको आई होप क्लियर होगा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है, इस तरीके से कुछ आपका विजिबल होता है आपका जब आपको कैंसर हो जाता है, दिस इज आपका स्टोमक। और यदि हम इसे जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ही दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से रिस्क हो सकती है आपको कैंसर होने की। तो फर्स्ट आता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। आपका एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका यदि इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से आपको रिस्क हो सकता है। इस सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग गैस्ट्रिक कैंसर ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको डेवलप हो सकता है कैंसर। फिर आता है आपका डाइट। अब खाना पीना, भाई आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, कैसी आप डाइट ले रहे हो ना। तो हाई इनटेक ऑफ स्मोक फूड। अब ऐसा फूड स्मोक फूड मतलब जो आप उनको भुना हुआ खाना है ना, जना आप उसको धुएं में स्मोक में आप उसको भून के खा रहे हो भून के, तो वो खाने की वजह से आपको हो सकता है। देन आता है आपका सॉल्टेड फिश एंड मीट। जो आपकी सॉल्टेड फिश है, मीट है ना, पिकल वेजिटेबल, अचार वगैरह हो गया, पिकल वेजिटेबल, या आप रेड मीट वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, मांस हो गया रेड मीट ना, या सी फूड, उसकी वजह से भी आपको हाई रिस्क हो सकता है डाइट में। सो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई रेड मीट हो गया आपका, सॉल्टेड एंड मीट हो गया है ना, स्मोक फूड हो गया, इनको आप जितना ज़्यादा अवॉइड करें नॉन वेज को, उतना ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। अदर डिसीज भी आपको कॉज नहीं होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ऑलराइट। देन आता है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग आपका रिस्क फैक्टर होता है, इंक्रीज करता है, जिसमें आपका निकोटिन होता है जो आपकी डैमेज करता है, साथ ही साथ आपके रेस्पिरेटरी को भी, और कैंसर का भी आपका एक कॉज होता है। देन आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आ जाएगा आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिकली यदि पहले से प्रीडिस्पोज है किसी को यदि है, तो चांसेस होता है कि अदर पर्सन को भी होने के चांसेस रहते हैं, प्रोन केस रहता है। देन आता है आपका एल्कोहल कंजप्शन है ना, ज़्यादा शराब पीने से, दारू पीने से, अल्कोहल लेने से भी आपको हो सकता है। मॉडरेट टू हैव यूज ऑफ एलिवेटेड रिस्क। ज़्यादा ड्रिंक करने से भी आपको हो सकता है, तो आपको ड्रिंक नहीं करना है, अवॉइड करना है। ड्रिंक आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए बेटर होगा, राइट। देन आता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ओके, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, लंबे समय से आपको पेट में सूजन है, आपको गैस्ट्राइटिस है आपके स्टमक में, स्पेशली एसोसिएटेड विद एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया होने की वजह से भी आपको हो सकता है ना। तो ये इसके कॉजेस आ जाएंगे। फिर आता है आपका प्रीवियस स्टमक सर्जरी। आपकी पहले से स्टमक की आपकी कोई सर्जरी हुई हो, ये भी आपका एक रिस्क हो सकता है कि आपको वापस से चांसेस हैं आपको कि आपको कैंसर हो सकता है। फिर आता है आपका सर्टेन जेनेटिक कंडीशन। कुछ आपकी जेनेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि आपका लिंक सिंड्रोम एंड फैमिलियर एडिनोमेटस पॉलिप्स या पॉलीबोसिस, राइट। आपके पॉलिप्स हो गया, एब्डोमेन पॉलिप हो गया, फिर आपका लिंक सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी आपको एक हो सकता है। सर्टेन कुछ जेनेटिक कंडीशन है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। फिर आता है आपका ओबिसिटी, मोटापे की वजह से भी आपको हो सकता है। आपका इंक्रीज वेट है तो रिस्क रहती है, मेंस में ज़्यादा प्रोन चांस रहता है कि आपको डेवलप कैंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एज ना। मोस्ट केसेस ऑफ स्टोमक कैंसर ऑक्यूरिंग आफ्टर 55। तो एक एज फैक्टर भी रहता है, ओवर 55 आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। जेंडर, जेंडर में आपका ट्वाइस रिस्क ज़्यादा है, 2 गुना होता है आपका एज कंपेरिजन टू वुमेन्स में। मेंस में आपका 2 गुना होता है, ज़्यादा होता है, राइट। क्लिनिकल, अब हमने यहाँ पर कौन कौन सा इसके अंदर हमने देखा हाई रिस्क फैक्टर में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, डाइट, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल कंजप्शन, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, प्रीवियस स्टोमक सर्जरी, पहले से कोई स्टोमक सर्जरी है तो वो, सर्टेन जेनेटिक कंडीशन सच एज लिंक सिंड्रोम हो गया, पॉलीपोसिस हो गया, और ओबेसिटी हो गया, जेंडर हो गया आपका, और एज, राइट। ये क्या होते हैं आपके रिस्क फैक्टर आ गए कैंसर के।
अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, यानी कि आपको साइन एंड सिम्टम क्या क्या लक्षण होंगे। तो जब आपका अर्ली स्टेज होती है, शुरुआत में जब आपके कैंसर हो रहा होता है, तो उस समय आपको एसिम्प्टोमेटिक रहता है। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स आपको सिम्टम दिखाई नहीं देते, सिम्टम आपको ना समझ नहीं आता, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं हम नॉन स्पेसिफिक जनरल सिम्टम रहते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन होना ना, स्टोमक डिस्कम्फर्ट होना, माइल्ड नोसिया होना। तो ये तो भाई दूसरी डिसीज में भी होते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमको स्टोमक कैंसर ही हुआ है। तो अर्ली स्टेज में आपको एसिम्प्टोमेटिक रहता है, या फिर माइल्ड है, जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम वो रहते हैं जिनसे हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए शायद लोग थोड़ा सा देर कर देते हैं पता लगाने में कि भाई कैंसर हुआ है। तो फिर वो हमको यदि ज़्यादा स्टेज तक पहुंच गया, थर्ड फोर्थ तक गया, तो थोड़ा सा हमको रिकवर होने में टाइम लगता है और समटाइम नहीं भी हो पाता है। ऑलराइट, तो यदि अर्ली स्टेज पर हम इसे डिटेक्ट कर लें, हमें पता चल जाए साइन सिम्टम की वजह से, क्लिनिक रिस्क फैक्टर से हम प्रिवेंट कर पाए, तो शायद हम इससे केसेस से हम इससे बच सकते हैं। राइट, तो हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टेज। जो आपकी एडवांस स्टेजेस होती है, जब आपका एडवांस स्टेज पे जाता है तब क्या होता है, आपको अनइंटेंडेड वेट लॉस है ना, आपको अनचाहा वेट लॉस होगा, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आपका वेट लॉस हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल आपको पेन होगा, साथ ही साथ आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको बेचैनी होगी। नोसिया एंड वॉमिटिंग समटाइम विथ ब्लड, नोसिया वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग के साथ कभी कभी आपको ब्लड भी आ सकता है, ब्लड भी देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी सोलोविंग, खाने को आपको निगलने में, फूड पार्टिकल्स को निगलने में प्रॉब्लम होना। अर्ली सेटिटी, फीलिंग ऑफ फुल आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। अर्ली सेटिटी क्या होता है, सेटिटी मतलब पेट फुल हो जाना है ना, खाने की इच्छा न होना, पेट फुल हो जाना ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, थोड़ा ही सा आपने खाना खाया और आपको ऐसा लग रहा है यार पेट फुल हो गया, अब मुझे नहीं खाना, बस बहुत हुआ। राइट, मेलेना, मेलेना में क्या होता है, आपका ब्लैक टेरी स्टूल, जो आपका स्टूल है वो आपका ब्लैक कलर का, टेरी कलर का आपका स्टूल आएगा, ब्लैक टेरी स्टूल, ये हो सकता है। अदर आपका सिम्टम्स है वो आपको एक डायरिया हो सकता है, आपको फटिग हो सकता है, थकान महसूस होना है ना, फटिग होना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इंडाइजेशन और हार्टबर्न आपको होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगना। एनोरेक्सिया जिनको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आपको हो सकता है। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर। फर्स्ट हमने यहाँ पर था अनइंटेंडेड वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग एंड समटाइम विद ब्लड, डिफिकल्टी ऑफ swallowing, अर्ली सेटिटी, जल्दी से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होना, पेट फुल हो जाना। और मेलेना हो सकता है, ब्लैक टेरी स्टूल, डायरिया हो सकता है, फटिग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंडाइजेशन और हार्टबर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, and this is anorexia, then constipation, then iron deficiency, anemia। फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कैंसर के बारे में, कैंसर की आपकी कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने एक इमेज भी लिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया गया है। तो स्टेजेस ऑफ कैंसर इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आप इसोफेगस है, आपका स्टोमक का एनाटॉमिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर हम देखेंगे ये आपकी लाइनिंग ऑफ स्टोमक है। और तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, आपकी जो स्टोमक की लाइनिंग है वहाँ पर होता है आपका जीरो स्टेज पर, सॉरी नॉट फर्स्ट स्टेज पर थोड़ा सा और ये डीपली पेनेट्रेट करता है। थर्ड सेकंड स्टेज पे देखेंगे हम और डीप पेनेट्रेट करता है। थर्ड स्टेज पर आपका एसोसिएटेड जो लिम्फ नोड है, वेसल से बाहर तक चला जाता है। और फोर्थ स्टेज पर जो साथ ही साथ अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, ऑर्गन का अलग पार्ट है, वहां तक भी ये स्प्रेड हो सकता है, डीप आपका पेनिट्रेट करता है। आपकी जो टिश्यू की नोड्स है वो ज़्यादा लार्ज होने लगती है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी 4 स्टेज हमने देखी। देन आता है स्टेजेस, जीरो स्टेज। अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें आपका क्या होता है, कार्सिनोमा इन सिचू है ना, सिटू इन सिचुएटेड। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, कैंसर हैज जस्ट बिगन
टू अफेक्ट इनर स्टोमक। अब यहाँ पे क्या होता है, जीरो स्टेज होती है जहाँ पर आपका कैंसर जस्ट स्टार्टिंग करता है, बिगनिंग करता है आपका होना, और हुआ ही होता है, मतलब जैसे शुरुआती स्टेज होती है, और जो कि आपका स्पेशली अफेक्ट करता है इनर स्टोमक को, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को। अब आता है आपका फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैंसर हैज ग्रो इनटू द स्टोमक लाइनिंग ना। अभी सुपरफिशियल था, पर अब ये ग्रो करने लगता है आपकी स्टोमक की जो लाइनिंग है वहां पर, एंड मे हैव स्प्रेड टू वन और टू नियरली लिम्फ नोड ना, जो नियर बाय लिम्फ नोड होती है 1 और 2, वहां पर भी स्प्रेड करना शुरू कर देता है, जस्ट स्टार्टिंग हो जाती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कैंसर हैज ग्रो डीपर इनटू द मसल्स लेयर एंड मे इन्वॉल्व मोर लिम्फ नोड ना। सेकेंड स्टेज में क्या करता है, आपका कैंसर जो थोड़ा सा और डीप हो जाता है, मसल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और आपकी मोर एक से ज्यादा आपकी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर आती है आपकी स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होता है, कैंसर हैज ग्रो इनटू ऑल लेयर। अब जितनी भी लेयर है सबको अफेक्ट करता है स्टोमक, एंड हैज स्प्रेड टू सेवरल नियर बाय लिम्फ नोड, और जो भी एक से ज्यादा मल्टीपल जो सेवरल नियर बाय लिम्फ नोड है वहां तक स्प्रेड हो जाता है। फोर्थ स्टेज में आपका अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी आपका कैंसर वो रीच आउट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। दिस इज नोन एज द मेटा स्टेटस, एक पार्ट से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाना कैंसर को। ये आपकी सीवियर कंडीशन होती है, पेशेंट इवन आपका इसके बाद अनट्रीटेड हो जाता है, और पेशेंट की यहाँ से डेड भी हो सकती है इवेंचुअली, राइट। तो थर्ड और फोर्थ स्टेज डेंजरस होती है, इनको हम रिकवर बहुत ही कम कर पाते हैं, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन आता है आपका मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में फर्स्ट वन आ जाएगा आपका मेडिकल हिस्ट्री, कंपेरिहेंसिव आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कोई भी आपका डिसीज हो हिस्ट्री कलेक्शन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एज ए नर्सिंग स्टाफ, और तो आपको कंप्लीटली मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फिजिकल हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है डायग्नोस्टिक करने से पहले, और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको। देन नेक्स्ट आता है आपका फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट ना। अब हमने देखा था कि भाई जीआई ब्लीडिंग हो रही है, टेरी स्टूल हो रहा है, और समटाइम आपका स्टूल विद ब्लड और वॉमिटिंग विद ब्लड आपको आ रहा है, तो आपको कौन सा टेस्ट कराना है, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट आपको कराना है। ब्लड टेस्ट एंड अदर टेस्ट भी कराना है, ब्लड टेस्ट के साथ साथ एंडोस्कोपी कराना है, जिससे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे स्टोमक की लाइनिंग को। बायोप्सी के लिए आप टिश्यू सैंपल ले सकते हैं, जितना आप बायोप्सी भी कर सकते हैं। देन आता है आपका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूएसजी, इवेलुएट द डेप्थ ऑफ ट्यूमर इन्वेजन एंड नियर बाय लिम्फ नोड। ओके, इवेलुएट करना है आपका डेप्थ ऑफ ट्यूमर, कितना आपका ट्यूमर है ना, लार्ज है, स्मॉल है, कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी लेयर तक इन्वेज हुई है ना, कितना लिम्फ नोड का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मसल का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सब के लिए आप यूएसजी कर सकते हैं। सीटी स्कैन चेक फॉर स्प्रेड अदर ऑर्गन या अदर पार्ट में स्प्रेड तो नहीं हुआ है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन। देन आता है आपका पीईटी टेस्ट ना, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैन हेल्प डिटेक्ट मेटास्टेटिस, स्पेशली मेटास्टेटिस के दूसरे ऑर्गन्स में तो स्प्रेड नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आप पीईटी टेस्ट करा सकते हैं। और बेरियम सेलो आपको एक्सरे कराना है विजुलाइज करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए आप बेरियम सेलो कर सकते हैं विथ एक्सरे। लेप्रोस्कोपी समटाइम यूज टू चेक स्प्रेड विद इन एब्डोमेन में, यदि स्प्रेड वगैरह तो नहीं हुआ है उसके लिए आप यहाँ पर लेप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं। और बायोप्सी, फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी भी आप करा सकते हैं। तो आपका फीकल लोकल टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूएसजी, सीटी स्कैन, पीईटी टेस्ट, बेरियम सेलो एक्सरे, लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी। दिस इज आपका डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट हो गया। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी मेन ट्रीटमेंट फॉर लोकलाइज कैंसर टाइप इंक्लूड, सर्जरी जो होती है वो होती है आपकी सब टोटल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, राइट। कौन कौन सी, सब टोटल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी।
सब टोटल मतलब थोड़ा सा जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को कट करके उसे सर्जिकली रिमूव करना, दिस इज सब टोटल हो गया। और यदि ज़्यादा हो गया है केसेस तो आपको कम्प्लीटली गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक को रिमूव करना होता है। देन आता है एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन। अब जिस म्यूकोसा में है, जिस जगह पर है, उसको कट आउट करके वापस से उसको रिसेक्शन करना, उस जगह को कट करके वहां पर दूसरी पोजिशनेट करना, दिस इज आपका रिसेक्शन आ जाता है। फिर आती है आपकी बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड। पहले के वीडियोस में भी हम इसके बारे में जान चुके हैं, जिसमें क्या होता है आपका, जैसे कि जिस भी पार्ट में है, जैसे लोअर पार्ट में है आपके स्टोमक के, या फिर अपर पार्ट में है ना, एंट्रम में है, या फिर आपके कार्डिया में है, स्पेशली यदि एंट्रम वाले पार्ट में है तो एंट्रम पाइलोरस को क्या करते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनल का जो पार्ट है उसको हम डायरेक्ट ज्वाइंट कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। पाइलोरस को कट किया, कट आउट करके डायरेक्ट आपके ड्यूडेनम को अटैच कर दिया। दूसरी चीज आती है आपकी बिलरोथ सेकंड, इसमें क्या करते हैं आपका जेजुनम को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट पाइलोरस को कट किया और ड्यूडेनम को रहने दिया और सीधा जेजुनम को जोड़ दिया। तो ये आपकी सर्जरी होती है, आप इसको भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका कीमोथेरेपी, है ना। कीमोथेरेपी फर्स्ट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट होता है मेडिकल, वो होती है कीमो केमिकल, ऑफन यूज टू कंजक्शन विद द सर्जरी फॉर एडवांस स्टेज। कीमोथेरेपी का हम यूज कर देते हैं ऑफन यूज फॉर कंजक्शन विद सर्जरी और एडवांस स्टेज पर या फिर सर्जरी है तो हम कीमोथेरेपी, जो मेडिसिन आती हैं कैंसर के लिए थेरेपीज आती है उनका हम यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी का। फिर आती है आपकी रेडिएशन थेरेपी, समटाइम कंबाइन विद द कीमोथेरेपी, और रेडिएशन थेरेपी को हम समटाइम कंबाइन करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर है कैंसर सेल्स का ग्रोथ है और इस जगह पे क्या करते हैं हम, एक बीम से एक रेस आती है रेडिएशन, जो हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसे कि कैंसर सेल है, अफेक्टेड सेल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं फोकस करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज से भी होता है कि अब इसके साइड में जो हेल्दी सेल है समटाइम क्या होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, वो भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नॉट ओनली आपका अफेक्टेड सेल। ऑलराइट, टारगेट थेरेपी दूसरा आता है आपका, ड्रग दैट टारगेट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कैंसर सेल्स सच एज HER2 इनहिबिटर ना। टारगेट थेरेपी में आपके स्पेसिफिक जो आपके एस्पेक्ट होता है, ड्रग होती है उनका हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक जो कैंसर सेल है उसको इनहिबिट करती है, राइट। फिर आता है आपका इम्यूनोथेरेपी, यूज बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर, एग्जांपल चेक पॉइंट इनहिबिटर। इम्यूनोथेरेपी का भी हम यूज कर सकते हैं जिससे कि वो कैंसर सेल से फाइट कर पाए, जिससे आपका चेक पॉइंट इनहिबिटर। पैलिएटिव केयर मतलब सपोर्टिव केयर, फोकस ऑन रिलीफ सिम्टम्स को हमको रिलीफ करने के लिए, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एडवांस स्टेजेस, राइट। देन प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट, dietary change, increase intake of fresh fruit, vegetables, reduce consumption of smoked pickle and salted food। अब हमने देखा कि भाई किस कॉजेज से, किस रीजन से हो सकता है, सिंपल सी बात है भाई, आपको रेड मीट हो गया, आपका स्मोक फूड हो गया, पिकल हो गया, सॉल्ट हो गया, राइट। जो अभी कुछ कुछ मसाले भी आ रहे हैं, कुछ समय पहले न्यूज आया था, तो उसकी वजह से भी आपको कैंसर कॉज हो रहे हैं। तो इन चीज को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसी की वजह आप फ्रेश फूड वगैरह लें, है ना, वेजिटेबल्स लें, तो आप तो इसकी वजह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे मेजर्स का यूज करके। अवॉइड स्मोकिंग एंड स्टॉप एंड लिमिट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं एल्कोहल कंजप्शन को स्टॉप करना, अवॉइड करना स्मोकिंग को, इसकी इसकी मदद से आप इसे कम कर सकते हैं। ट्रीटिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है उसको आप एरेडिकेट कर सकते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको चांसेस कम हो। रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर दोज एट रिस्क, जिस पर्सन को रिस्क फैक्टर है उसका रेगुलर फिजिकल चेकअप, स्क्रीनिंग वगैरह कराते रहना ताकि आपको अवेयर रहे, आप उससे प्रिवेंट कर पाओ, राइट। तो ये सारे मेजर्स को, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इंट्रोडक्शन को और
नर्सिंग मैनेजमेंट प्रिवेंशन को, मेडिकल मैनेजमेंट एस्पेक्ट को हम करते हुए कैंसर को हम बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और हम इससे मैनेज कर सकते हैं, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कैंसर, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, हमने कॉजेस के बारे में देखा, रिस्क फैक्टर के बारे में देखा और हमने रिस्क फैक्टर के बारे में समझा, इसका स्टेजेस के बारे में देखा, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और फाइनली नर्सिंग और प्रिवेंटिव के बारे में यहाँ पर समझा। तो ये सारी मेजर का यूज़ करके हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से और फाइनली प्रिवेंट भी हम इससे कर सकते हैं। राइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय।